मेरा नाम नीरज है और मेरा संबंध एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरा दोस्त ब्रजेश और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। लोग हमारी दोस्ती की कस्में दिया करते थे। ब्रजेश भी मुझ पर जान देता था और उसने भी मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया था कि वह मेरा दोस्त है। वह मेरे भाइयों की तरह था। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह चीज़ मुझे ब्रजेश ही दिलवाया करता था, चाहे वह कितने भी महंगी चीज़ क्यों ना हो। इसलिए मुझे भी ब्रजेश की दोस्ती अच्छी लगने लगी थी और उसका साथ मुझे अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि ब्रजेश से मेरा संबंध कुछ दिनों का था या कुछ महीनों का था। हमारा संबंध स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक था। हम बचपन से एक साथ बड़े हों। मैं उससे जो भी चीज़ कहता वह मुझे फौरन उस चीज़ के लिए हाँ करता, कभी भी मना नहीं करता था और वह मुझे हर हाल में वह चीज़ कहीं से भी ला कर देता था, चाहे वह कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना हो, सूट हो या फिर महंगे से महंगे मोबाइल, जूते, घड़ी, वह हर चीज़ मुझे दिलवाया करता था और उसने कभी भी बदले में मुझे कुछ भी नहीं मांगा था। मैं भी ब्रजेश से बहुत प्यार करता था और उसे दिल से सच्चा दोस्त मानता था। यूं ही बचपन से लेकर कॉलेज तक हमारी दोस्ती बनी रही और फिर एक दिन ब्रजेश की जिंदगी में एक लड़की आई जिससे वह बहुत प्यार करता था। ब्रजेश से सुना था कि वह इतनी खूबसूरत है कि भगवान ने उसे खुद अपने हाथों से तराश कर बनाया है। ब्रजेश उसकी तारीफें करता नहीं थकता था। वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह यह चाहता था कि उस लड़की से उसकी शादी हो जाए। लेकिन वह लड़की हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं थी, वह किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और ब्रजेश ने उसे कहीं देखा था। ब्रजेश उसे कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था, लेकिन वह लड़की नहीं मानती थी और हमेशा उसे इग्नोर कर देती थी क्योंकि दोनों के बीच में जात पात का भेद था। और मैं ब्रजेश से कहता था कि वह लड़की कभी नहीं मानेगी तुमसे शादी के लिए, क्योंकि ये लोग अपनी बिरादरी से किसी दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करते। ये लोग बहुत ही सख्त होते हैं। लेकिन ब्रजेश नहीं मानता था। वह कहता कि मैं इसे अपना बनाकर ही रहूंगा। वह किसी भी सूरत उसे हासिल करना चाहता। मैंने अभी तक उस लड़की को नहीं देखा था, बस ब्रजेश के मुंह से उसकी बातें सुनता रहता था और ना मैंने कभी इस बात में दिलचस्पी ली थी कि मैं उसे देखूं। हमारी यूनिवर्सिटी के सब लड़के ब्रजेश का बहुत मजाक उड़ाते थे कि ब्रजेश ने अपना दिल दूसरी जात की लड़की को दे रखा है, और वह तो हमारी यूनिवर्सिटी की भी नहीं। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में लड़कियों कम पड़ गया था जो ब्रजेश को दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की के पास जाना पड़ा? यूनिवर्सिटी की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां ब्रजेश की दीवानी थीं। क्योंकि वह था ही इतना अमीर और हैंडसम, सब लड़कियां कहती कि ब्रजेश, हम सब में क्या कमी थी जो तुमने दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की को दिल दिया है? वह सारी लड़कियां ब्रजेश के पैसे की और उसकी खूबसूरती की दीवानी थी। ये बात तो मैं जान चुका था उसके साथ रहकर कि इस दुनिया में जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और पैसे वाले की बहुत अहमियत है। क्योंकि मैं देखता था अक्सर यूनिवर्सिटी में सब लड़के ब्रजेश के पीछे होते थे और वह चाहते थे कि ब्रजेश उनसे दोस्ती कर ले, और लड़कियां भी तो यही चाहती थी ब्रजेश उनको अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। ब्रजेश की तरफ लड़के हो या लड़कियां, सब उसको देखते थे। मेरी तरफ कोई भी नहीं देखता था। शायद मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था इसलिए। हालांकि मैं भी कम हैंडसम नहीं था, अच्छी खासी पर्सनालिटी मेरा भी था, लेकिन फिर भी लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखती थीं। मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भी जैसे तैसे मेरी माँ पूरी करती थी और फिर इसके अलावा जो भी मेरे खर्चे होते थे वह तो सब ब्रजेश ही पूरा करता था। इसलिए मुझे किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं ब्रजेश से बोल दिया करता था। इसी तरह मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थीं। ब्रजेश की फैमिली में सिर्फ उसका एक भाई और एक बहन और उसके माँ बाप थे, जबकि मेरी फैमिली में एक मैं था और मेरी 4 बहनें थीं और मेरी माँ थी। मेरे पापा बहुत पहले हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। उनको कैंसर हुआ था और हम उनका इलाज नहीं करवा सके थे। अपने गरीबों की वजह से मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 का घर अभी बसाना बाकी था। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का खर्च चलाती थीं। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर ली थी और मेरी माँ भी सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा पूरा कर लिया करती थी। और जैसा कि मैं आपको बताया, मेरे खर्चे तो ब्रजेश ही पूरे कर दिया करता था, इसलिए घर में थोड़ी बहुत बचत भी हो जाया करती थी। जो पैसे मुझे बहनें और मेरी माँ देती थीं, वह मैं अपने बुरे समय के लिए बचा कर रख लेता था। मैं ब्रजेश के साथ अक्सर खाना भी बाहर खाता था और उससे तरह तरह की फरमाइश करता कि आज यह खाने चलेंगे, वह खाने चलेंगे।
मेरी माँ बताया करती थी कि मैं बहुत ही मन्नत और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। 4 बहनों का इकलौता भाई था, इसलिए घर में मेरी हर इच्छा का मान रखा जाता था। मेरी खुशी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती थी, मेरी हर इच्छा पूरी होती थी। मैं घर का लाडला था, इसीलिए मुझे अपनी बात मनवाने का बहुत शौक भी होता था। ब्रजेश बहुत परेशान रहने लगा था और मुझे दिन रात यही कहता कि उस लड़की के बिना अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। उसे बस यह था कि वह लड़की एक बार उससे बात कर ले तो वह उसे अपने दिल की बात कह सके, लेकिन वह लड़की उसे मौका ही नहीं देती थी कि ब्रजेश उसे कुछ कह सके। उसकी पढ़ाई जैसे ही पूरी होती थी तो उसे गाड़ी लेने आई थी और वह गाड़ी में बैठकर चली जाया करती थी। मुझे अब अपने दोस्त की हालत देख ही नहीं जा रही थी। मैंने सोच लिया था आज उस लड़की से कैसे भी करके मैं खुद बात करूंगा, ब्रजेश के लिए, कि ब्रजेश उससे मोहब्बत करता है। मैं ब्रजेश को लेकर उसकी यूनिवर्सिटी गया था और उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करने लगे। ब्रजेश मुझे बहुत रोक रहा था कि यार रहने दो, आज नहीं करते बात। किसी लड़की का रास्ता रोक कर उससे बात करना ये ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और मैंने ये पक्का इरादा कर लिया कि आज उससे बात करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद वह लड़की गेट से बाहर निकली। उसने बहुत ही सभ्य तरीके से कपड़े पहन रखे थे। गले में एक दुपट्टा भी पड़ा हुआ था जिससे उसने अपने आप को अच्छे से कवर कर रखा था। चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था। वह जैसे ही गेट से बाहर निकली तो मैं उसके सामने आ गया। अभी ब्रजेश मेरे पीछे ही था। मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज मी मैडम। तो वह लड़की मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने उससे बिना कुछ सोचे कह दिया कि यह मेरा दोस्त ब्रजेश है। ये रोज आपको देखने आपकी यूनिवर्सिटी इतनी दूर से आता है और आप उसे देखते भी नहीं। यह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। क्या ये बात आप जानती हैं? उस लड़की से इतना कहना था कि उस लड़की ने जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा और ये कहते हुए आगे बढ़ गई कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती, एक लड़की का रास्ता रोक कर उससे बातें करते हुए। क्या तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरे की बहन बेटी का ऐसे पीछा करते हो, उसका तमाशा बनाते हो? मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। मैंने ब्रजेश से कहा, क्या तुम अब भी इस लड़की से मोहब्बत करोगे जिसने तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ मारा है? तो ब्रजेश खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यह काम मत करो, लेकिन तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी। अब खुद ही नतीजा भुगतो इस काम का। ब्रजेश ने यह भी कहा था कि इसमें इस लड़की का कोई दोष नहीं था। अगर कोई भी इस लड़की की जगह होती तब भी वह यही करती। ब्रजेश ने कहा कि मुझे तो बहुत खुशी हुई। उसकी सोच देखकर तो मैं उसे जवाब देने लगा कि वहां यार दोस्त हो तो तुम जैसा, जो अपनी महबूबा से अपने दोस्त को थप्पड़ लगवाकर कहता है कि उसने अच्छा काम किया। मैं अपने गाल पर हाथ रखे हुए उससे कह रहा था, जबकि वह हंस रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था कि तुमने ही जल्दबाजी की थी। ब्रजेश ने अब इस बात का अपने घर में भी जिक्र कर दिया था कि वह एक लड़की को पसंद करता है। उसकी फैमिली इस बात में उसके साथ थी और वह लोग उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार भी हो गए। ब्रजेश घर का सबसे बड़ा बेटा था और वह लोग चाहते थे कि ब्रजेश की जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसलिए उसने अपने घर वालों को तैयार भी कर लिया। अगले ही दिन वह उस लड़की के घर जाएंगे उसका रिश्ता लेकर। ब्रजेश को इस बात पर विश्वास था कि उन लोगों के पास इतना पैसा है कि उस लड़की के घर वालों के पास इनकार की कोई वजह ही नहीं रहेगी और वह लोग हाँ कर ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। ब्रजेश की फैमिली जब उस लड़की के घर गई तो उस समय वह लड़की घर पर नहीं थी। उसके घर में सिर्फ उसके चाचा और चाची और उसका एक कज़न था। बातचीत के बाद ब्रजेश के पापा ने उनसे कहा कि हमें अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो वह लोग सोच में पड़कर खामोश हो गए। ब्रजेश के पापा ने उनको विश्वास दिलाया कि हमारे घर आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी और अपनी बहुत तारीफ की। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारा बिजनेस बहुत फैला हुआ है। इस वजह से आपकी बेटी को हमारे घर में पैसे की कभी तंगी नहीं होगी और हमारा बेटा भी उससे बहुत प्यार करता है। उन लोगों ने बताया था कि लड़की के माँ बाप तो मर चुके हैं और उसको हमने ही अपनी बेटी की तरह पाला है। उन लोगों ने बताया कि हम रिया के चाचा और चाची हैं, तो उनको कुछ समय लगेगा फैसला लेने में। और उन्होंने बताया कि हम अपनी बिरादरी से कहीं बाहर शादी नहीं करते, इसलिए अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। तो ब्रजेश के पापा ने जाने की इजाज़त लेते हुए उनको कहा कि हम आपकी जवाब का इंतज़ार करेंगे, आप हमें फ़ोन पर बता देना। ब्रजेश को बहुत इंतज़ार था उनके जवाब का। 1 हफ्ता इसी बीच में गुजर चुका था, लेकिन उन लोगों का कोई भी फ़ोन नहीं आया था।
फिर ब्रजेश ने अपने पापा से जिद की कि वह खुद बात करें उनसे, और उनका नंबर ब्रजेश ने खुद मिलाकर अपने पापा के हाथ में थमा दिया। बराबर घंटी जा रही थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वो लोग परेशान हो गए कि आखिर वह लोग जवाब देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। अगले दिन ब्रजेश ने अपने पापा को फिर से नंबर मिला कर दिया था, तो उन लोगों ने कॉल उठा लिया था और कहा कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यह रिश्ता हम नहीं कर सकते। ब्रजेश के पापा ने उनसे इनकार की वजह पूछी, तो आगे से वह लोग खामोश रहे और फ़ोन ही बंद कर दिया। मुझे भी अब और गुस्सा आ रहा था उस लड़की की फैमिली पर कि आखिर इतनी अमीर घर में रिश्ता न करने की क्या वजह रही होगी। ब्रजेश बिल्कुल खामोश हो गया था उनके इनकार को सुनकर, और उसका किसी भी एक्टिविटी में दिल नहीं लगता था। वह अब बस अपने घर में ही रहने लगा था, अपने कमरे तक ही सीमित रहता था। मैं उससे रोज मिलने जाता था, उसके घर में उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करता था। उससे बहुत कहता कि बाहर चलो, कोई मूवी देखते हैं, कब तक तू इस बात का दुख मानता रहेगा। लेकिन वह खामोश रहता। इस बीच 2 महीने गुजर चुके थे और एक दिन उन लोगों का अचानक से फोन आया था कि वह लोग इस रिश्ते के लिए मान गए हैं और वह जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। ब्रजेश के घर वाले बहुत हैरान थे इस बात पर कि आखिर उन लोगों ने पहले इनकार क्यों किया था और अब हाँ की है, आखिर उसकी क्या वजह होगी। लेकिन ब्रजेश को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो उन लोगों की हाँ सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि उसकी मोहब्बत उसे मिलने जा रही थी। हर रुकावट खत्म हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस खुशी में नाचने गाने लगे, क्योंकि इन 2 महीना में ब्रजेश बहुत उदास रहा था। ना उसने ठीक से खाया था, ना पिया था, बस एक कमरे में बंद पड़ा रहता था। इस अचानक मिलने वाली खुशखबरी ने पूरे घर को खुश कर दिया था। ब्रजेश के पापा ने उनसे मंगनी की तारीख फोन पर ही ले ली थी। अब मंगनी और शादी की तैयारी जोरों शोरों पर थी। सब बहुत खुश थे। आज उसकी मंगनी का दिन था। ब्रजेश ने उसी समय सुनार की दुकान पर जाकर हीरे की अंगूठी बनवाई थी। मंगनी का दिन भी आ गया। सब बहुत खुश थे। मंगनी बहुत शानदार तरीके से हुई थी। ब्रजेश की मंगेतर को मैंने पहली बार उसकी मंगनी पर ही देखा था। ब्रजेश से जितनी उसकी तारीफ सुनी थी, वह तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मैं दिल ही दिल में यह सोचने लगा कि काश इस लड़की से मेरी शादी होती, ये मुझे मिल गई होती। मुझे अब ब्रजेश की किस्मत पर जलन होने लगी थी कि उसे जिंदगी की हर ऐश मिले थे, और अब जो लड़की मिली वह भी इतनी खूबसूरत। आज से पहले मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। अपनी कॉलेज लाइफ से लेकर यूनिवर्सिटी तक जितनी खूबसूरत रिया थी, ब्रजेश सच कहता था कि भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से अपने हाथों से बनाया है। वो थी ही इतनी सुंदर कि उसकी तारीफ किए बिना कोई रह नहीं सकता था। मंगनी को 1 महीना हो गया था और रिया के घर वाले कह रहे थे कि अगले महीने की शुरुआत में शादी हो जाए। ब्रजेश के पापा और ब्रजेश ने उनसे दहेज लेने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह लोग तो खुद ही इतने पैसे वाले थे, उनको ज़रूरत भी नहीं थी दहेज लेने की। इसलिए उन्होंने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ ही देने का बोला था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ब्रजेश ने रिया का नंबर उसकी चाची से ले लिया था और वह रिया को कॉल करता तो वह उसका कोई भी रिस्पांस नहीं देती थी। ब्रजेश यह समझता था शायद वह उससे मोहब्बत नहीं करती या ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधी है। ये सब ब्रजेश अपने दिल में सोचता रहता था, लेकिन वह उसे छोड़ने का भी नहीं सोच सकता था। वह सोचता था कि शादी के बाद धीरे धीरे मोहब्बत हो ही जाएगी। ऐसे ही समय गुजरता रहा और शादी का दिन भी आ गया। ब्रजेश के पापा ने शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझे देखने को बोला था और मैं हर जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर रहा था। सारी अरेंजमेंट मैं ही देख रहा था। ब्रजेश के कमरे से लेकर उसके सारे घर की डेकोरेशन मैंने ही किया। सब मेहमानों को डेकोरेशन बहुत ही पसंद आया था। ब्रजेश भी बहुत खुश था और उसकी मम्मी बार बार उसकी नज़र उतार रही थी। सारे घर वाले तैयार हो चुके थे, बस कुछ मेहमानों के आने का इंतज़ार हो रहा था कि वह आ जाएं तो बारात लेकर रिया के घर रवाना हो जाए। कुछ ही देर में बारात रवाना हो गई थी। वहां रिया दुल्हन के जोड़े में सजी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ब्रजेश तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन उन दोनों को ऐसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं हो रही थी। वैसे तो वह मेरा दोस्त था, मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब से एहसास ने जन्म ले लिया था। उसकी खुशी से मुझे जलन होने लगी थी। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह क्यों हो रहा है। मैं ब्रजेश की खुशियों से जल रहा हूं या कुछ और बात है। कुछ ही देर में शादी होने वाली थी। पंडित जी ने दूल्हे और दुल्हन को एक साथ बिठाने को बोला। सब मेहमान दूल्हा और दुल्हन की बहुत तारीफें कर रहे थे।
ब्रजेश भी बहुत खुश था। लोगों से उसकी तारीफें सुनकर मैं बस खामोश खड़ा वहां सब कुछ देख रहा था। मैं ब्रजेश को शादी की मुबारकबाद देने स्टेज पर गया, उसे गले मिला और उसे हमेशा ऐसे ही खुश रहने के लिए दुआ दिया और उसे कहा कि आखिर तुमने भाभी को हासिल कर ही लिया। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। रिया बहुत चुपचाप थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। ब्रजेश ने उसका हाथ थामा हुआ था। वह सब मुझे पता नहीं क्यों देखा नहीं जा रहा था। कुछ ही देर में विदाई भी हो गई। ब्रजेश और रिया को मैंने कार में बैठाया जो फूलों से सजी हुई थी। शादी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए थे और रिया को घर आते ही उसकी सास और नंद पूरा घर दिखाने लगी थी। उसके बाद वो लोग उसे ब्रजेश के कमरे में लेकर गए थे, जो मैंने ही अपने हाथ से सजाया था। शादी को 1 महीना होने वाला था, लेकिन अब ब्रजेश बहुत बुझा बुझा सा रहने लगा था। मैंने उससे कई बार वजह पूछा, लेकिन वह हमेशा टाल दिया करता था। पता नहीं क्या बात थी जो वह मुझसे छुपा रहा था, हालांकि मैं उसका दोस्त था जिससे वह छोटी से छोटी बात भी शेयर किया करता था। समय यूं ही गुजर रहा, लेकिन ब्रजेश में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ब्रजेश ये शादी करके बहुत पछता रहा है, और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगा कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि मुझे ब्रजेश की पत्नी रिया अच्छी लगने लगी थी और मैं दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा था। रिया को ब्रजेश के साथ मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं करती थीं। ब्रजेश के रवैया से मुझे यह महसूस होने लगा था कि वह रिया से खुश नहीं है, लेकिन मैं इस बात का पता नहीं लग पा रहा था। आखिरकार मैंने ब्रजेश से पूछ लिया, आखिर क्या बात है जिस वजह से तुम इतना परेशान रहते हो? क्या तुम रिया की वजह से परेशान हो? तो वह एकदम से हैरान हो गया। उसने कहा, हाँ बस ऐसा ही समझो, लेकिन प्लीज तुम मुझे फोर्स मत करो कि मैं ये बात तुम्हें बताऊं। मैं खामोश हो गया उसका जवाब सुनकर। अब मेरे लिए और आसानी हो गई थी, क्योंकि ब्रजेश भी रिया को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा था। अब मैं चाहता था कि ब्रजेश रिया को छोड़ दे या किसी भी तरह उसे तलाक दे दे, तो मैं उससे शादी कर लूं एक दिन। ब्रजेश की मम्मी ने मुझे फोन किया और मुझे कुछ ऐसी बात बताई जो मैं सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ, और उसकी मम्मी बहुत परेशान थी। वह मुझसे कह रही थी कि तुम ब्रजेश को समझाओ। उनकी परेशानी से मुझे अंदाजा हो रहा था कि ब्रजेश ने जो बात बताई थी वह रिया की वजह से परेशान है। वह एकदम सच है, इसलिए मैंने आंटी को यह बोल दिया कि चिंता ना करें, मैं उसे समझाऊंगा। यह कहते हुए मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने ब्रजेश को कुछ भी नहीं समझाया, क्योंकि मैं खुद यही चाहता था कि ब्रजेश यही सब करें। मेरा काम तो वैसे ही आसान हो रहा था। मैं क्यों उसे समझाता? पहले उनके बीच झगड़े होते थे, लेकिन अब ब्रजेश रिया को छोटी छोटी बात पर मारने भी लगा था। ये सब बातें मुझे ब्रजेश की माँ ने ही फोन पर बताई थी। ब्रजेश मुझे जब भी मिलता तो मैं उसे जानबूझकर कोई ऐसी बात बोल देता जिससे उसकी अपनी पत्नी से नफरत हो जाए और वह उस पर गुस्सा करने लगे। मैं उसको हमेशा ये कहता था कि जितनी मोहब्बत तुम अपनी पत्नी से करते हो, शायद वह तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करती। हो सकता है उसकी जिंदगी में तुमसे पहले कोई और हो। यह शादी उसने अपने चाचा और चाची के दबाव डालने पर की हो। मैं उसे बहुत उकसाता था, जिससे कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे दे, उसे अपने घर से निकाल दे। लेकिन ब्रजेश अभी तक यह सब कुछ नहीं कर रहा था। जैसा मैं चाहता था, वह सिर्फ उसके साथ गलत व्यवहार रखे हुए था। उसे मारता भी था, जबकि मैं तो यह चाहता था कि ब्रजेश उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, उसे तलाक दे दे। मैं नफरत की आग में अब बहुत आगे जा चुका था। मुझे अब ब्रजेश से नफरत महसूस होती थी। इस नफरत में मेरी और ब्रजेश की दोस्ती कहीं गायब हो गई थी। मेरा मकसद यह था कि मैं रिया को किसी भी तरह हासिल कर लूं, ब्रजेश की जिंदगी से उसे निकाल दूं। मैं हर मुमकिन कोशिश की रिया को ब्रजेश की जिंदगी से निकालने की, लेकिन ब्रजेश ने अभी तक उसे तलाक नहीं दी। जब वह उसे तलाक नहीं दे रहा था तो मैं अब ब्रजेश को जान से मारने की कोशिश में लग गया। मेरा कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। अब मैंने यह सोचा कि उसे किसी खाने की चीज में जहर मिलाकर दे दूं, और फिर मैं शाम को उसे फोन किया कि आज का डिनर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। खाना खाने के बाद हम बाहर कार में आकर बैठ गए और मैं उसके लिए जूस ले आया और फिर उसे मैं जहर मिला दिया और ब्रजेश के सामने रख दिया। जैसे ही उसने पीना शुरू किया, थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया और नीचे गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। ये सब कुछ देखकर पहले तो मैं थोड़ा डर गया, पर यह सब कुछ देखकर मैं जल्दी से हॉस्पिटल ले गया और उसके मम्मी पापा को फोन किया। वह लोग अस्पताल पहुंच गए, लेकिन सब लोगों के होश उड़ गए।
जब डॉक्टर ने बताया कि ब्रिजेश अब इस दुनिया में नहीं रहा, फिर क्या था? उसके माँ बाप वहीं पर रोने लगे। मैंने उसकी पत्नी और उसकी बहन भाई को भी हॉस्पिटल फोन करके बुला लिया। वह लोग भी वहीं पर आ गए। वह सब भी रोने लगे। मैं भी उनके सामने रोने की एक्टिंग करने लगा। और फिर ब्रिजेश की डेथ बॉडी को उसके घर ले आए। उसका अंतिम संस्कार हो गया। मुझे कोई भी अफसोस नहीं था कि मैंने क्या कर दिया है। मुझे बस रिया को हासिल करने का भूत सवार हो गया था और इसीलिए मैं किसी भी हद से गुजर सकता था। मेरा यह प्लान कामयाब हो गया था। ब्रिजेश को मरे अभी 4-5 महीने हो चुके थे और तब ब्रिजेश के माँ बाप ने सोचा कि रिया अभी जवान है, उसकी शादी कहीं और कर देनी चाहिए। रिया के सास ससुर उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर चुके थे। मैंने उनसे कहा कि आपको कहीं और रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है, रिया से मैं शादी करूंगा। उन लोगों को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि मैं ब्रिजेश का बचपन का दोस्त था। वह मुझसे बहुत ही अच्छी तरह जानते थे और मैं उनके घर का ही मेंबर था। ब्रिजेश के माँ बाप ने रिया से अनुमति ली। वह शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, लेकिन ब्रिजेश के माँ बाप ने रिया को समझाया कि बेटा तुम जवान हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर नीरज बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? तुम्हारे तो अपने सगे माँ बाप भी नहीं हैं, तुम्हारे चाचा चाची हैं। वह तुम्हें अपनाने के लिए अब तैयार नहीं होंगे। मजबूरी में रिया ने शादी के लिए हाँ कह दी और इस तरह मेरी और रिया की बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई। मैं बहुत खुश था। आज मेरे दिल के अरमान पूरे हो रहे थे। जिस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने अपने दोस्त की जान ले ली थी, आज वह मेरा मकसद पूरा हो गया था। रिया मेरी बन गई थी। आज मेरी सुहागरात थी। मेरे दिल में जज्बात मचल रहे थे। रिया का खूबसूरत बदन मेरे बाहों में होगा, यही सोचकर मेरे दिल में अजीब से गुदगुदी हो रही थी। मेरी बहनें और मेरी माँ भी बहुत खुश थीं क्योंकि ब्रिजेश के माँ बाप ने रिया की शादी भी बहुत खुश थी क्योंकि ब्रिजेश के माँ बाप ने रिया की शादी बिल्कुल एक बेटी की तरह की थी। ढेर सारा दहेज भी दिया था। एक तो इतनी खूबसूरत बहू, ऊपर से ढेर सारा दहेज। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। शादी की रात आई, मेरी बहनों ने रिया को सजाकर दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। मैं अपने दिल के मचलते जज्बातों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकलते निकलते बची क्योंकि रिया तो सामने बेड पर दुल्हन की बजाय कफन ओढ़कर लेटी हुई थी। मैं उसके पास गया, मेरा दिल धड़क रहा था। ये सब क्या है? पता नहीं रिया कफन क्यों ओढ़ी थी। मेरे दिल में अफसोस होने लगा। मुझे लगा शायद ब्रिजेश की मौत से रिया को बहुत बड़ा सदमा लगा है। वह ब्रिजेश की मौत की याद में अपने ऊपर कफन डाल लेती है। शायद यह उसका ब्रिजेश को याद करने का अपना एक अलग ही तरीका है। मैंने रिया को आवाज लगाया, रिया, यह सब क्या है? जितना दुख तुम्हें ब्रिजेश की मौत का है, उतना ही मुझे भी है क्योंकि ब्रिजेश मेरा दोस्त था, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुका है और हम एक नए रिश्ते में आ चुके हैं। तुम्हें अब उसको भूलना होगा, अपनी यादों से उसको निकालना होगा। हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन रिया ने कहा कि मैं यह सब कुछ ब्रिजेश की याद में नहीं कर रही, बल्कि मैं अब हमेशा ऐसा ही करूंगी। और मैं तो ब्रिजेश की पत्नी थी, तब भी रात को कफन ओढ़कर ही लेटा करती थी। मुझे कफन ओढ़े बिना नींद नहीं आती। अब तुम्हें भी मुझे ऐसे ही झेलना होगा। और मैं ब्रिजेश को भी कभी हक नहीं दिया था कि वह मेरे पास आए और मेरे शरीर को हाथ लगाए, और मैं तुम्हें भी यह हक नहीं दूंगी कि तुम मेरे शरीर को हाथ लगाओ। मैं तो ना ही ब्रिजेश से शादी के लिए तैयार थी और ना ही तुमसे, लेकिन ब्रिजेश के साथ मेरे चाचा चाची ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी और अब तुम्हारे साथ मेरे सास ससुर ने जबरदस्ती शादी करवा दी। मैं दोनों ही शादियों के खिलाफ थी। रिया की बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे नहीं पता था ब्रिजेश और रिया के बीच लड़ाई झगड़े की क्या वजह थी। शायद दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की यही वजह थी कि रिया हर रात को कफन ओढ़कर सोया करती थी और ब्रिजेश रिया से परेशान रहता था। उसने इतनी खूबसूरत पत्नी को अपनी मोहब्बत को पा तो लिया था, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सका था। मेरा दिल अब खून के आंसू रो रहा था। ये सब मैंने क्या कर दिया था? अपने जान से प्यारे दोस्त की जान ले ली थी। मैंने रिया से कहा, रिया, ये सब गलत है। अब तुम मेरी पत्नी हो और मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम इस तरह कफन ओढ़कर नहीं सो सकती। तुम्हें पत्नी होने के सारे हक मुझे देने होंगे। लेकिन उसने कहा, अगर तुमने मेरे शरीर से कफन हटाया तो मैं इस समय खुद को खत्म कर लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं डर गया और खामोशी से एक साइड होकर लेट गया। मेरी शादी को 10 दिन गुजर चुके थे। रिया रोज रात को कफन ओढ़कर सोती। पूरी रात मेरा दिल दहशत में रहता।
मुझे लगने लगा था कि रिया कोई दिमागी मरीज है। रिया के इस तरह की हरकत और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और एक रात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रिया कफन ओढ़कर सो रही थी। मैंने आँख देखा ना ताओ। गुस्से से उसके शरीर से कफन उतारकर फेंक दिया। रिया बेखबर सो रही थी। उसे कुछ होश नहीं था कि मैं उसके ऊपर का कफन उतार दिया है। वह पिंक कलर की नाइटी में थी। उसका खूबसूरत सा शरीर अब मेरे सामने था। मुझे खुद पर काबू नहीं हो रहा था। मैंने उसे बाहों में भर लिया। मेरे हाथ लगाते ही वह उठ गई थी और मुझे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी पकड़ भी मजबूत थी। वह मेरी मजबूत बाहों से निकल नहीं सकी। लेकिन यह क्या, जैसे ही मेरे हाथ रिया की पीठ तक पहुंचे थे, उसकी पीठ पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कि उसकी पीठ पर कुछ गुदा हुआ था, जो मुझे अपने उंगलियों के नीचे महसूस हो रहा था। मैं रिया की नाइटी हटाकर देखा। उसकी पूरी पीठ पर रोहित नाम लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीली चीज से उसकी पीठ पर यह निशान लगाए हो और अपना नाम लिखा हो। मैं बहुत हैरान सा उसकी पीठ को देख रहा था। अब सारा राज खुलकर सामने आ चुका था। रिया सर झुकाए आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, रिया, ये सब क्या है? आखिर तुम्हारी पीठ पर यह रोहित नाम क्यों लिखा है? नेहा ने कहा। इसीलिए मैंने अपने शरीर पर किसी और को हाथ नहीं लगाने दिया था, और इसीलिए मैं कफन ओढ़कर सो जाया करती थी, ताकि ब्रजेश या तुम मुझे कभी हाथ ना लगा सको। ब्रजेश को भी मैंने कभी अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने दिया था। ये मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं रोहित नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वह एकदम दिमागी मरीज था। वह मुझे अपनी जागीर समझने लगा था। वह मेरे साथ मनमानी करता था। मैं किसी भी तरफ आंख उठाकर भी देख लेती तो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता था। वह कहता था कि आंखें सिर्फ मेरे तरफ उठनी चाहिए, किसी और की तरफ उठी तो यह आंखें निकाल लूंगा। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वह किसी तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक बार मैंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। मेरा पीछे का गला कुछ ज्यादा ही बड़ा था और मेरी खूबसूरत सा बदन उसे गले में से दिख रहा था। मैं उसके साथ एक कैफे में बैठी हुई थी। कुछ लड़के मुड़ मुड़कर मेरी पीठ की तरफ देख रहे थे। रोहित से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। वह मुझे अपने घर ले गया और फिर उसने मेरी पीठ पर एक तेज धार नुकीली चीज से अपना नाम लिख दिया। उसने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हर उठने वाली निगाह को पता होनी चाहिए कि यह लड़की सिर्फ और सिर्फ रोहित की है। उसका यह दीवानापन देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी पूरी पीठ लहूलुहान हो चुकी थी। मैं किसी तरह पीछा छुड़ाकर अपने घर आई थी। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे। मेरी चाची मेरे साथ अच्छा नहीं करती थी। अगर उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाती तो मुझे घर से ही निकाल देती, और इस समय शायद भगवान को मेरे ऊपर दया गई। मेरे चाचा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। चाचा ने घर बदल दिया। इस तरह रोहित से मेरा पीछा छूट गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं रोहित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन से चाचा और चाची का व्यवहार मेरे साथ और भी खराब हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, और ऐसे में ब्रजेश का रिश्ता मेरे लिए आया। चाचा ने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी और जबरदस्ती मेरी शादी ब्रजेश के साथ कर दी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई ब्रजेश को पता चले, इसलिए मैंने उसे कभी अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने दिया था। लेकिन आज तुमने सब कुछ देख लिया, इसलिए मुझे तुम्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ी। रिया की सारी सच्चाई जानकर अब मेरी आंखें खुल चुकी थीं। मुझे अपने दोस्त के मरने का बहुत दुख था। मैंने उसकी जान ले ली। मैं उसका गुनहगार था। मैं रिया के सामने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया कि ब्रजेश की जान जाना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे मेरा हाथ था। वह भी आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थी। हम दोनों ही गुनहगार थे। मैं रिया से कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत जानते हुए भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। लेकिन रिया ने कहा, जो अपने जान से प्यार दोस्त का ना हो सका, मैं उसके साथ अब और एक पल भी नहीं रह सकती। जो इंसान अपने बचपन के दोस्त का ना हो सका, उस दोस्त का जिसने तुम्हें भाई से बढ़कर जाना, तुम भला मेरे साथ क्या वफा करोगे? उसने उसी पल मेरा घर छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। आज मैं तन्हा अकेला अपने पश्चाताप की आग में जल रहा हूं। मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ था। जी रिया ने अदालत के जरिए मुझसे तलाक ले ली थी। दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती जा रही थी। किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। एक दिन ख्यालों में मगन रोड पर चला जा रहा था कि पीछे से कार ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। मैं रोड पर गिरा था। भगवान का कृपा थी कि मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई थी। गाड़ी वाले ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। उसने कहा,
जब खुद को थोड़ा रिलैक्स फील करो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं उसके घर पर बैठा हूँ, उसके घर को देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत घर था। तभी एक लड़की कमरे से बाहर आती दिखाई दी। धरती आकाश मेरे आंखों के सामने से घूम गए थे। कमरे से निकलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी। वह लड़का जो मुझे कार में लेकर आया था वह जल्दी से रिया की तरफ बढ़ा था और उसका हाथ पकड़कर बोला, रिया देखो, इस लड़के का एक्सीडेंट मेरी कार से हो गया है, तुम इसके लिए जूस ले आओ। रिया भी मुझे ही देख रही थी, लेकिन उसने मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लिया और किचन में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उस लड़के का कॉल आ गया जो मुझे गाड़ी में लेकर आया था और वह बात करते करते बाहर चला गया। मुझसे रुका नहीं गया। मैं रिया के पीछे किचन में आ गया। मैंने रिया से कहा, रिया ये सब क्या है? रिया ने मुझे बताया कि यह रोहित है। ये मुझे तलाश करता हुआ मुझ तक पहुंच गया, इसलिए मुझे अपने की माफी मांगी थी और अब भगवान की कृपा है रोहित एकदम ठीक है और मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। हम दोनों की शादी हो गई है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। खुशी तो रिया के चेहरे से ही टपक रही थी। सच में वह बहुत खुश थी, लेकिन सजा तो भगवान ने मुझे दी थी। ना मेरा दोस्त मेरे पास रहा और ना ही मुझे रिया मिल सकी। मैं थके थके कदमों से रिया के घर से वापस आ गया था। अब मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे पापों की सजा काम कर दे और मेरे दिल को सुकून दे दे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।